कश्मीर एक बार फिर से चर्चा में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कश्मीर दौरा उस खास मौके पर जब पूरी दुनिया एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर भारत को याद कर रहा है। और ऐसे मौके पर पीएम मोदी ने आखिर कश्मीर को क्यों याद किया है, ये एक बड़ा सवाल है। हमारे सहयोगी मंगेश जी हमारे साथ मौजूद हैं, आपका स्वागत है बहुत बहुत। ये एक चर्चा, जब कभी हम आपस में चर्चा भी करते हैं ऑफ द रिकॉर्ड, तो इसके अक्सर हम चर्चा किया करते हैं कि कश्मीर का एक अलग रोल रहा है, एक अलग स्थान रहा है, ना सिर्फ खूबसूरती को लेकर बल्कि सियासत के नजरिए से भी बात कर रहे हैं तो आजादी से पहले से लेकर अब तक और भविष्य की योजनाओं तक कश्मीर चर्चा के बिंदु में रहता है। ऐसे में मोदी का इस वक्त वहां जाना, क्योंकि अगर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है तो देश के किसी भी अलग अलग इलाकों में वो जाकर कर सकते थे, कश्मीर को ही क्यों उन्होंने चुना होगा? क्या इसके पीछे उनके दिलो दिमाग में चल रहा है? भविष्य की क्या रणनीति हो सकती है? देखिए, कश्मीर के साथ प्रधानमंत्री का जो एक विशेष रिश्ता है वो तो सबको मालूम है, क्योंकि जब लाल चौक पे तिरंगा फहराने की घटना हुई थी और बड़ा उस समय आतंकवाद अपना चरम सीमा पे था और चरम पे था, और उस समय उन्होंने कहा था कि चाहे कुछ हो जाए हम लाल चौक पे तिरंगा फहरा के रहेंगे। देश भर में उन्होंने एकता यात्रा भी निकाली, एकता यात्रा निकाली थी, वहाँ पहुँचे थे। और मैं कश्मीर गया हूँ और मेरे कुछ व्यक्तिगत अनुभव हैं जो मैं दर्शकों के साथ शेयर भी करना चाहूँगा कि एक बार मैं कश्मीर गया था और मैं ये इस संदर्भ में ये बात बता रहा हूँ कि कितना मुश्किल होता है लाल चौक पे। मतलब लोगों को लगेगा कि तिरंगा फहरा दिया तो कौन सी बड़ी बात है और सिक्योरिटी रही होगी, ये रहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। और सिक्योरिटी अगर हो भी तो भी कश्मीर इतना सेंसिटिव इलाका हुआ करता था। और 90s में तो 90s में मैं लेट 90s की बात बता रहा हूँ, मैं कश्मीर गया था और मेरे पास जो गाड़ी थी उस पर दिल्ली का नंबर था और हमने गाड़ी वहाँ पे पार्क की तो एक व्यक्ति आया हमारी गाड़ी के पास, उसने हमारी गाड़ी का नंबर देखा और उसने हमको क्या कहा, हमारे इलाके में क्या कर रहे हो, अपने इलाके में जाओ। तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि बचपन से कश्मीर हमारे देश का मुकुट है, कश्मीर हमारे देश का हिस्सा है। और चाहे जितनी पॉलिटिकल लड़ाइयाँ चलती रहें मीडिया में और मीडिया के बाहर, लेकिन आम हिंदुस्तानी को हमेशा लगता था कि यार कश्मीर तो मतलब प्राइड है, दिल में बसता है। मुझे वो चीज़ बड़ी चुभ सी गई, मतलब हमारे इलाके में क्या कर रहे हो, अपने इलाके में जाओ। तो मुझे उस समय एहसास हुआ कि भाई ऐसे हालातों में कोई व्यक्ति आके यहाँ पे झंडा फहराता है तो ये कोई छोटी बात नहीं है। और इसलिए प्रधानमंत्री का उससे जुड़ाव होना तो स्वाभाविक है ही। और आज योग दिवस के मौके पर वो वहाँ पे थे तो कुछ ना कुछ संदेश भी देना चाहते होंगे। बिल्कुल, और ये इस तरह की बात वो देशवासियों से जरूर कहेंगे कि जैसे योग हमारी परंपरा से जुड़ा है वैसे ही अभिन्न हिस्सा लगातार कहते रहे हैं। नरेंद्र मोदी जब जिस समय ये एकता यात्रा निकली थी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने कश्मीर से पहुंचने की बात कही थी, लाल चौक पर तिरंगा फहराने की कन्याकुमारी से यात्रा शुरू हुई थी और तब आतंकवाद चरम पर था। और जिस तरह की बातें हम जानते समझते हैं मंगेश जी, कि जैसे ही आतंकी संगठनों को इस बात की भनक लगी थी, जगह जगह ये पोस्टर लगा दिए गए थे कि किसी ने अगर मां का दूध पिया है तो वो लाल चौक पर पहुंचकर दिखाए, तिरंगा फहरा कर दिखाए, और अगर वो जिंदा यहां से बच गया तो इसे इनाम समझे। ये पोस्टर लगा दिए गए थे। और तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान अक्सर लोग सुनते हैं कि उस समय नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम वहां तिरंगा फहरा कर रहेंगे और तब देखते हैं कि किसने मां का दूध पिया है। अक्सर ये उनका डायलॉग, ये भाषण चर्चा का विषय बनता है। लेकिन अब जबकि मंगेश जी ये बात भी आई कि 2014 में जिस तरह से बीजेपी ने सरकार बना ली थी पीडीपी के साथ मिलकर के, ज्यादा दिन चल नहीं पाई, अलग अलग विचारधारा की सरकार थी। 2019 में तो केंद्र शासित प्रदेश बन गए, लद्दाख अलग, जम्मू कश्मीर अलग। अब जो लोकसभा के चुनाव के परिणाम आए हैं उसमें तो आश्चर्यजनक परिणाम आए। महबूबा मुफ्ती पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव हार गई, उमर अब्दुल्ला पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव हार गए, निर्दलीय राशिद इंजीनियर चुनाव जीत गए। और ऐसे में जम्मू एक ऐसा इलाका रहा जहां बीजेपी ने ठीक तरीके से परफॉर्म किया है, लेकिन घाटी वाले इलाके में बिल्कुल भी इस तरह की उम्मीद नहीं थी परिणामों की। अब जबकि भविष्य में चुनाव आने वाले हैं, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल में यह भी चल रहा हो कि इस खास मौके पर जाकर के भविष्य की रणनीति बनाई जाए, लोगों तक संदेश अभी से पहुंचाना शुरू किया जाए? बिल्कुल। और मैं
अपने देखने वालों के साथ ना कुछ पुरानी बातें शेयर करना चाहूँगा, जरूर। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी वहाँ जाते हैं, योग दिवस मनाते हैं, लाल चौक पे तिरंगा फहराते हैं, पीछे भूतकाल की बात है ये तो, लेकिन पॉलिटिकली वो क्यों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिकली वो हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, और हमें गर्व क्यों है कि कश्मीर हमारा हिस्सा है। लेकिन ये कश्मीर हमें मिला कैसे, ये जानना बहुत जरूरी है। ये जान के ना मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और भारतीय सेना की जो बहादुरी थी उस समय, मतलब ये किस्से ना, कुछ ऐसे किस्से होते हैं ना जो कहीं खो जाते हैं, उनको कोई जब तक फिर से निकाले ना, बताए ना, वो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चलते कि अच्छा ऐसा हुआ था, तब ऐसा हुआ था। मैं आपके साथ ना एक दो ऐसे किस्से शेयर करना चाहता हूं। और हमारे पॉडकास्ट की कोशिश यही है जी, कि उन लम्हों को हम जीवंत करें, आप तक के लाएं, ताकि आप उन अतीत के झरोखों से वर्तमान को जोड़ और सकें। शायद तभी भविष्य अच्छा भी हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जो मुस्लिम बादशाह थे, एक अपने मुग़ल बादशाह जहांगीर, उनका ना एक बड़ा अच्छा शेर है कि गर फिरदौस बर्रुए ज़मी अस्त, हमीनस्तो। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर ज़मीन पर कहीं स्वर्ग है तो वो यही है। और इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने कश्मीर के बहुत इंटीरियर इलाके में जाके कश्मीर की वो वादियाँ, वो गांव देखे हैं कि मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि जब पहली बार मैं एक छोटे से गांव में कश्मीर के गया तो हमारी गाड़ी जब वहाँ से जा रही थी तो मैंने ड्राइवर को कहा, मैंने कहा रुक जाओ भाई, ये जो जहांगीर का शेर है ये मैं अपनी आँखों से महसूस करना चाहता हूँ कि ये जो स्वर्ग है ये है। और मैंने रुक के उस नज़ारे को जब देखा तो मतलब मैं हैरान रह गया कि क्या खूबसूरत, इतनी खूबसूरत जगह। और निश्चित रूप से हमारे फिल्मकारों ने तो उसको अपने कैमरे में कैद किया ही है। कितनी भारतीय हिंदी फिल्में भी बनी हैं, नहीं हुई हैं, कितने गाने वहाँ के मशहूर नहीं हुए हैं। बिल्कुल। लेकिन जिस खूबसूरती की हम बात कर रहे हैं ना, जिसकी प्रशंसा जहांगीर ने की, उसी कश्मीर के लिए दो लाइनें और भी कही जाती हैं। लम्हों ने खता की, सदियों ने सज़ा पाई। सोचिए, वही कश्मीर जिसकी खूबसूरती की बात हो रही है कि कुछ लम्हे ऐसे गलत हो गए, कुछ लम्हों ने ऐसी खता कर दी कि सदियों तक कश्मीर उस आग में झुलस रहा है जिससे वो निकलने की कोशिश कई सालों से कर रहा है, कई सदियों से कर रहा है। तो असल में जो इसका इतिहास है उसमें कुछ इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं। मतलब ज़्यादातर लोगों को ये मालूम है कि जब लॉर्ड माउंटबेटन 19 मई, अगर मुझे तारीख ठीक से याद है तो 19 मई 1947 को उन्होंने मुस्लिम, सिख और हिंदू नेताओं से अपनी मीटिंग्स ख़त्म की और वो लंदन चले गए ब्रिटिश हुकूमत को ये बताने कि अब भारत को आज़ाद करने का वक्त आ गया है और हमें अब तारीख तय कर लेनी होगी और लाइन कहाँ खींचनी है ये तय कर लेना होगा। क्योंकि ये तो तय हो गया था कि दो हिस्से बनेंगे, एक पाकिस्तान बनाया जाएगा, एक भारत बनाया जाएगा। तो 19 मई को वो लंदन चले गए और उनके जाने के बाद जो भारतीय नेता थे, बड़े नेता थे, उन्होंने 3 जून 1947 को मीटिंग की। और उस मीटिंग में, इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ मैं आपको, उस मीटिंग में जो भारत की आज़ादी का दिन तय हुआ था वो था लगभग 1 साल बाद, 1 जून 1948। बिल्कुल 1 जून 1948 को भारत आज़ाद होगा, ये तय हुआ था। लेकिन जब लॉर्ड माउंटबेटन वापस आए और फिर से सलाह मशवरा हुआ, बातचीत हुई, तो उन्होंने वो तारीख चेंज कर दी और वो तारीख हो गई 15 अगस्त 1947। लेकिन बड़ा काम जो था, बड़ा काम प्रशांत जी ये था कि भाई लाइन खींचने का काम कौन करेगा, कितना हिस्सा पाकिस्तान को मिलेगा, कितने वर्ग किलोमीटर एरिया भारत को मिलेगा, ये कौन तय करेगा, बंटवारे की लक्ष्मण रेखा कैसे होगी, लाइन कौन खींचेगा। तो और कश्मीर तो बहुत इंपॉर्टेंट था, बिल्कुल वो जो लाइन खींचनी थी उसमें कश्मीर बहुत इंपॉर्टेंट था। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने जिस व्यक्ति को ये काम सौंपा उनका नाम था सर सिरिल रेडक्लिफ। तो सर सिरिल रेडक्लिफ ख़ास तौर पर लंदन से, इंग्लैंड से यहाँ आए और कमाल की बात यह है कि रेडक्लिफ ने भारत को देखा ही नहीं था उससे पहले। हाँ, फर्स्ट टाइम आए थे। वो उस भारत के बारे में कुछ जानते ही नहीं थे और उनको काम सौंप दिया कि भाई लाइन आप खींचो। तो उन्होंने सारे नक्शे वक्शे मंगाए और दिल्ली में तुगलक रोड एक इलाका है और तुगलक रोड पे 25 नंबर का जो बंगला था वो उनको अलॉट किया गया और वहाँ 4-5 हफ्ते
प्रशांत जी वो सारे नक्शे फैला के बैठते थे। अच्छा। और लोगों से जिन लोगों को ज़मीनी हकीकत मालूम थी उनसे बात करते थे, और उन्होंने सारे नक्शे वक्शे स्टडी करके सब करके, और 13 अगस्त को अपना काम ख़त्म कर दिया। और उन्होंने कहा कि साहब ये लाइन मैं खींच रहा हूँ। सर सिरिल रेडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की लाइन खींच दी, और 82.5 मतलब 82.5% हिस्सा भारत को मिला और 17.5% हिस्सा पाकिस्तान को मिला। अब ये तो प्रोसेस पूरा हो गया, लेकिन एक रियासत ऐसी थी जो तैयार नहीं हो रही थी कि हमें कश्मीर, किसी में भी नहीं जाना है, हमें अलग रहना है फिलहाल। हमें अलग रहना है, या हम पाकिस्तान में जाएं या हम भारत का हिस्सा रहें। और सरदार पटेल लगे हुए थे, रियासतों में बटा हुआ था देश पूरा, और सरदार पटेल लगे हुए थे सारी रियासतों को भारत के गणराज्य से में लेके आना, जोड़ना। बिल्कुल उनका तो वो मिशन चल रहा था। लेकिन हरि सिंह जो कि राजा थे वो तैयार नहीं हो रहे थे, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। इधर क्या हुआ, आप सोचिए कि कभी कभी मैं मतलब मोदी जी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कह रहा हूँ, और पुरानी जो हमारे नेता थे उनको भी ध्यान में रख के कह रहा हूँ कि आपका जो पोस्चर होता है ना, और आपका जो स्विफ्ट मूव होता है या सही समय पे मूव करना, वो कितना ज़रूरी होता है। लम्हों ने खता की कहीं सदियां सजा ना पाती रहें। तो कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जिनमें डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी होता है। सही डिसीजन लेना देश के लिए बहुत ज़रूरी होता है। उस समय जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी देश की, वो डामाडोल उनका चल रहा था कि भाई कश्मीर को लेके अभी हम क्या डिसाइड करें, यूनाइटेड नेशन क्या बोलेगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा। और हरि सिंह जो है वो तैयार नहीं हो रहे थे। और इस बीच में प्रशांत जी क्या हो गया कि जो कबायली थे वो सारे घुस आए। तो पाकिस्तान की तरफ तैयारी हो गई कि इस पर हमला करते हुए आगे बढ़ना है। उन्होंने तो आज़ाद कश्मीर की सरकार का गठन भी कर लिया, और उन्होंने उधर से कबायली भेज दिए। उनके साथ बहुत सारे, ऐसा कहा जाता है कि पाकिस्तानी सेना के अफसर छुट्टियां लेके उसमें शामिल हो गए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूरी सपोर्ट के साथ आगे बढ़ रहे थे। और वो लूटपाट मचाते हुए बारामूला की तरफ बढ़ रहे थे। श्रीनगर तक नहीं पहुंचे थे, बारामूला की तरफ बढ़ रहे थे। ये बात है, ये अक्टूबर की बात है। अगस्त में लाइन खिंच गई, मतलब अगस्त में जब बंटवारा हो गया तो कश्मीर को लेके असमंजस बना हुआ था कि उसके क्या करना है। अगस्त निकल गया, सितंबर निकल गया, अक्टूबर में ये कबायली घुसाए, और उधर दिल्ली में मीटिंगें चल रही हैं, हरि सिंह तैयार नहीं हो रहे। और उस समय एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है, सरबजीत सिंह जी की किताब है जोजीला, जिसमें इसका जिक्र आता है। अच्छा। कि साउथ ब्लॉक में मीटिंग चल रही थी, और नेहरू और सरदार पटेल और सब लोग बैठे हुए थे कि क्या करें, उधर कबायली घुसाए हैं, और जो मेरे ख्याल से जनरल थिमैया थे जो ऑर्डर्स का इंतज़ार कर रहे थे, और मीटिंग में डिसाइड ही नहीं हो पा रहा था कि भारत को क्या करना चाहिए। और ऐसा कहते हैं लौह पुरुष सरदार पटेल गृह मंत्री थे, जब उस समय गृह मंत्री थे। मैं उस किताब के हवाले से ये बात कह रहा हूँ कि उसमें उन्होंने लिखा है कि वो खड़े हुए और कहा कि प्रधानमंत्री जी, मुझे बस इस बात का जवाब दीजिए, कश्मीर चाहिए हाँ या ना, मुझे और कुछ मत बताइए, हाँ या ना। और जैसे ही तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने कहा हाँ, और उसके आगे वो कुछ बोलने वाले थे तो उन्होंने रोक दिया, बस बोले अब हाँ कह दिया ना। वो तुरंत बाहर आए, और जो जनरल साहब वेट कर रहे थे सेना प्रमुख, उनको कहा कि मूव, आर्मी को मूव कीजिए। और हमारी जो एक सिख इन्फेंट्री थी उसने तुरंत, मतलब भारतीय वायुसेना ने एक दिन में 100 उड़ानें भरी, डकोटा हवाई जहाज़ों ने एक दिन में इतने चक्कर लगाए, क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप डिवाइडेड थी, तय नहीं कर पा रहे थे कि भाई कश्मीर के मामले में करना क्या है। आतंकवादी कबायली घुसे चले आ रहे थे, लूटपाट कर रहे थे। हरि सिंह परेशान कि भाई मैं क्या करूं। सरदार पटेल का देखिए मतलब कैसा उन्होंने उस समय, सरदार पटेल की शायद ये तैयारी पहले से थी, उन्होंने करके रखी थी, एक्शन लेना ही है, बस एक ऑर्डर का इंतजार है। उन्होंने ऑर्डर दिया। हाँ। एक सिख रेजिमेंट जो है वो मूव की गई, और बारामूला के पास में अपने जो हमारे जाबाज बहादुर सिपाही थे, सैनिक थे, हमारी भारतीय सेना ने उन कबायलियों को वहीं रोक दिया। और उसी समय जो है वो हरि सिंह जो थे उनको कह दिया कि भाई आप तय कर लीजिए, अगर आप बोलोगे भारत का हिस्सा बनना है तो हम सेना को आगे भेजेंगे, नहीं तो हमारी सेना वापस जा रही है। और वो श्रीनगर तक पहुंचने वाली थी,
कबाइलियों की फौज, कबाइली और ये सब हमलावर जो थे तब श्रीनगर, उन पर भी हमला हो सकता था। तो फिर फाइनली मेरे ख्याल से शायद 26 अक्टूबर को जो है वो ये हुआ कि हम एक्सेशन, लेटर ऑफ एक्सेशन जो है वो साइन हुआ भारत में आने का, और कश्मीर भारत का हिस्सा बना। तो फिर ये जो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियां है ना, कि मतलब कैसे लौह पुरुष तो एक लगता है, बिल्कुल आज भी लगता है, आज भी चाहिए। और क्योंकि इसीलिए तो इस तरह का स्टैच्यू उनको यही संदेश देने के लिए बनाया गया कि आगे सदियां याद रखें कि दरअसल लौह पुरुष का योगदान क्या रहा है इस एकात्म भारत में। क्योंकि देश के कुछ और भी ऐसी रियायतें थी जो आजादी के वक्त इसी तरह का ढुलमुल रवैया अपनाए हुए थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से ही, उनके सख्त फैसलों की वजह से ही ये संगठित एकीकृत भारत इस तरह के गणराज्य के रूप में था। और शायद जम्मू कश्मीर को लेकर के तब के प्रधानमंत्री कुछ अपनी एक अलग मुद्रा में थे, वो शायद डील कर रहे थे, इसलिए भी इसमें कुछ डिले हुआ और ये एक नासूर बनता चला जा रहा था। नासूर बनता गया। उनको लगता था कि यूनाइटेड नेशंस क्या कहेगा, अमेरिका क्या कहेगा, रशिया क्या कहेगा। मतलब कभी कभी इस तरीके की बातें उस समय मतलब अड़चन पैदा कर देती है। मतलब देश पहले, हमारे देश की सुरक्षा पहले, और उसके हिसाब से निर्णय लेना, और दुनिया जो कहेगी या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो कहेगा उससे हम निपट लेंगे बाद में। बट अभी देश सर्वोपरि है, देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। और ये सोच के उस समय सरदार पटेल ने निर्णय लिया। यही सोच के आज जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनकी भी सोच में देश पहले, देश की सुरक्षा पहले, कश्मीर पहले। और मुझे लगता है उनका इन्हीं तब अतीत को जोड़ करके वो भविष्य की कल्पना जो गढ़ रहे हैं, उसे लेकर अभी वो कश्मीर में रहना मुनासिब समझ रहे थे। और अब जबकि विधानसभा के चुनाव भी बहुत जल्द होने वाले हैं, कोर्ट में ये मामला भी गया था, कह दिया गया कि सितंबर 2024 तक के चुनाव कराइए, पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए। केंद्र की ओर से कह भी दिया गया है कि हम समय से पहले ये सारी चीजें पूर्ण करने की कोशिश करेंगे, और इलेक्शन कमीशन ने भी इस तरह का आश्वासन दे दिया है। और अब देखना यह है कि जिस तरह से ये आश्वासन मिला है, जिस तरह से तैयारी की जा रही है, क्या रूप होगा। और जिस तरह से कल्पना की जाती है, कहा भी जाता है कि वो जन्नत जो इस धरती पर है कश्मीर में ही है, कश्मीर में ही है, कश्मीर में ही है, वो पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर से साकार होता हुआ वैसे ही दिखेगा जैसा कभी बहुत पहले था, जिसके लिए लगातार काम भी चल रहा है। और इसलिए मैं अंत में बस एक बात जोड़ूंगा कि प्रशांत जी ने जो कहा ना, जन्नत की बात की है कश्मीर की, अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि भारतीय सिनेमा ने इस जन्नत को पर्दे पे कैसे लेके आए, उसकी शुरुआत कैसे हुई। अगले किसी अपने चर्चा सत्र में हम ये बात लेके आएंगे। चर्चा मंगेश जी, इस चर्चा में आप शामिल रहे, बहुत बेशकीमती आपकी ये राय और अनुभव हमारे दर्शकों तक साझा हुआ, शुक्रिया आपका। और आपकी इस पूरे इतिहास को लेकर के क्या जानकारी है, क्या आपके कमेंट्स हैं, हमें जरूर इस बारे में लिखें। हमारे वीडियो को जरूर आगे भी देखते रहें। न्यूज़ 18 इंडिया पर लगातार दिलचस्प खबरों और ऐसी जानकारियों के लिए शुक्रिया आपका। नमस्कार।